हेलो फ्रेंड्स। भारत की राज्य व्यवस्था में सिविल सेवा की परीक्षा हेतु एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखित बुक में हम लोग आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 21 मंत्रिमंडल समिति यानी कैबिनेट कमिटीज़। पहले बात करते हैं मंत्रिमंडलीय समितियों की विशेषताएं। मंत्रिमंडलीय समितियां को निम्न विशेषताएं हैं। पहला, अपने प्रादुर्भाव में ये समितियां गैर संवैधानिक अथवा संवैधानियेतर, दूसरे शब्दों में इनका उल्लेख संविधान में नहीं है, तथापि कार्य नियमों यानी रूल्स ऑफ बिजनेस में इनकी स्थापना के लिए कहा गया है। दूसरा, ये समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी और तदर्थ। स्थायी समितियां स्थायी प्रगति की होती हैं, जबकि तदर्थ अस्थायी प्रगति की होती हैं। तदर्थ समितियों का गठन समय समय पर विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। प्रयोजन पूरा होते ही इन्हें विघटित कर दिया जाता है। ये समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की अनिवार्यता तथा परिस्थिति की मांग के अनुसार गठित की जाती हैं, इसलिए इनकी संज्ञा तथा गठन समय के साथ बदलता रहता है। इनकी सदस्य संख्या 3 से 8 तक हो सकती है। समानता, इनके सदस्य केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, तथापि गैर कैबिनेट मंत्री इनकी सदस्यता से प्रतिबंध नहीं होते हैं। पाँचवा पॉइंट, इन समितियों के मामले में से जुड़े मंत्री ही नहीं बल्कि वरिष्ठ मंत्री भी हो सकते हैं। समितियों के प्रमुख प्राय प्रधानमंत्री होते हैं। कभी गृह मंत्री या वित्त मंत्री भी इनकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन यदि किसी समिति में प्रधानमंत्री सदस्य हो तो वह अध्यक्षता वही करते हैं। समितियां न सिर्फ मुद्दों का हल तलाशती है और मंत्रिमंडल के विचार के लिए प्रस्ताव बनाती हैं, बल्कि निर्णय भी लेती हैं। हालांकि मंत्रिमंडल इनके निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। समितियां मंत्रिमंडल के कार्य की अधिकता को कम करने के लिए सांगठनिक युक्ति की तरह हैं। ये नीतिगत मुद्दों का गहन अध्ययन करती हैं तथा प्रभावकारी समन्वय स्थापित करती हैं। ये श्रम और प्रतिनिधि मंडल के विभाजन के सिद्धांतों पर आधारित हैं। मंत्रिमंडलीय समितियों की सूची। 1994 में निम्नलिखित 13 मंत्रिमंडलीय समितियां कार्यरत थी। पहला, राजनीतिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समिति। दूसरा, प्राकृतिक प्रकोपों के लिए मंत्रिमंडल की समिति। तीसरा, संसदीय मामलों के लिए मंत्रिमंडल की समिति। चौथा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। पांचवा, आवास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। छठा, विदेशी निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। सातवां, औषधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए मंत्रिमंडल समिति। आठवां, कीमतों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए मंत्रिमंडल समिति। आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडल समिति। 11वां, व्यापार एवं निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। 12वां, व्यय के लिए मंत्रिमंडल समिति। 13वां, आधारभूत संरचना के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। 2013 में निम्नलिखित 10 समितियां अस्तित्व में थी। पहला, आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। दूसरा, कीमतों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। तीसरा, राजनीतिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। चौथा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति की समिति। पांचवा, सुरक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। और आगे बात करते हैं तो छठा, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। सातवां, निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। आठवां, UID यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। नवा, संसदीय मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। 10वां, आवास यानी एकोमोडेशन के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। वर्तमान में बात करते हैं इसमें 2016 में निम्नलिखित 6 मंत्रिमंडलीय समितियां कार्यरत हैं। पहला, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। दूसरा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। तीसरा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। चौथा, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति। पांचवा, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। छठा, आवास के लिए मंत्रिमंडल समिति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2014 को मंत्रिमंडल की 4 स्थायी समितियों की समाप्ति की घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि प्राकृतिक प्रकोपों के प्रबंधन के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, जिसे समाप्त भी कर दिया गया है का कार्य कैबिनेट सचिव के अधीन गठित समिति करेंगे। जब कभी प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, कीमतों के लिए मंत्रिमंडलों की समिति के कार्य आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति करेगी। उसी प्रकार विश्व व्यापार संगठन के लिए मंत्रिमंडलीय की समिति का कार्य भी आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडल समिति करेगी, और अगर जरूरी हो तो पूरा मंत्रिमंडल इस मामले को देखेगा। विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के लिए मंत्रिमंडलीय समिति के विषय में कहा गया कि इस बारे में महत्वपूर्ण निर्णय पहले ही लिए जा चुके हैं और शेष विषय आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति के समझ लाए जाएंगे।
मंत्रिमंडल समितियों के कार्य। निम्नलिखित चार अधिक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल समितियां हैं। पहला, राजनीतिक मामलों की समिति राजनीतिक परिस्थितियों से संबंधित सभी मामलों को देखती है। दूसरा, आर्थिक मामलों की समिति आर्थिक क्षेत्र और सरकारों गतिविधियों और निर्देशित कार्य करती है तथा उसमें समन्वय भी स्थापित करती है। तीसरा, नियुक्ति समिति केंद्रीय सचिवालय, लोक उद्यमों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में भी सभी उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेती है। चौथा, संसदीय मामलों में समिति संसद में सरकार की भूमिका एवं कार्यों को देखती है। उपरोक्त चार में पहली तीन समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और अंतिम चौथी समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। सभी मंत्रिमंडल समितियां सर्वशक्तिशाली समिति राजनीतिक मामलों की समिति मानी जाती हैं, जिसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। मंत्रियों के समूह। मंत्रिमंडलीय समितियां के अतिरिक्त विभिन्न मुद्दे विषयों को देखने के लिए कुछ मंत्री समूहों का भी गठन किया जाता है। इनमें से कुछ मंत्री समूहों को मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है, जबकि शेष समूह अपनी अनुशंसाएं मंत्रिमंडल को भेजते हैं। पिछले 2 दशकों में मंत्री समूह नामक संस्था विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल बैठाने के लिए वाहिनी और प्रभावकारी उपकरण के रूप में सामने आई। वे तदर्थ निकाय है जो कुछ आवश्यक विषयों तथा नाजुक समस्याओं पर मंत्रिमंडल को अपनी अनुशंसाएं देने के लिए गठित किए जाते हैं। जिस मंत्रालय के लिए मंत्री समूह का गठन होता है उसका मंत्री समूह में शामिल रहता है और जब सलाह देने का काम समाप्त हो जाता है तो मंत्री समूह भी भंग कर दिया जाता है। 2013 में निम्नलिखित 21 मंत्री समूह अस्तित्व में थे। पहला, जल प्रबंधन का सामयिक रणनीति के विकास के लिए मंत्री समूह। दूसरा, प्रशासनिक सुधार आयोगों के प्रतिवेदनों पर विचार के लिए मंत्री समूह। तीसरा, नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए मंत्री समूह। चौथा, राष्ट्रीय औषधि नीति 2006 के लिए मंत्री समूह। पाँचवा, ऊर्जा क्षेत्र के मामलों के लिए मंत्री समूह। छठा, प्रसार भारती के संचालन से संबंधित विविध विषयों के लिए मंत्री समूह। सातवां, भोपाल गैस लीक आपदा से संबंधित मंत्री समूह। आठवां, भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए उपाय सुझाने के लिए मंत्री समूह। नवा, कोयला खनन तथा अन्य विकास परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरणीय एवं विकास संबंधी विषयों के लिए मंत्री समूह। 10वां, मीडिया के लिए मंत्री समूह। 11वां, राष्ट्रमंडल खेल 2010 के प्रतिवेदन पर विचार करने एवं अनुशंसा करने के लिए मंत्री समूह। 12वां, कोयला क्षेत्र के लिए विनियमन स्वतंत्र विनियमन प्राधिकार के गठन के संबंध में विचारणा के लिए मंत्री समूह। संसद में कोयला विनियमन प्राधिकार विधेयक 2012 प्रस्तुत करने की स्वीकृति। 13वां, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए अपरदन यानी इरोजन का आय विविधता मानने पर विचार करने के लिए मंत्री समूह। 14 पॉइंट, भूमि अधिग्रहण पुनर्विन्यास पुनर्स्थापन विधेयक 2011 में संशोधन के विचार के लिए मंत्री समूह। 15वां, पहले से विद्वान यूरिया इकाइयों की नई दर योजना एनपीएस के चरण तृतीय के अधिक करने के लिए नीति निर्धारण हेतु गठित मंत्री समूह। 16वां, राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकार गठित करने पर विचारण हेतु मंत्री समूह। 17वां, देश भर में 18 वर्ष से अधिक उम्र के निवासियों के लिए पहचान पत्र यानी रेजिडेंट आइडेंटिटी कार्ड जारी करने पर विचार के लिए मंत्री समूह। 18वां, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में सुधार के लिए विशेषज्ञों की नाम सूची की अनुशंसाओं पर विचार हेतु मंत्री समूह। 19वां, अर्ध सरकारी न्यायाधिकरणों आयोगों नियामक निकायों आदि के अध्यक्षों तथा सदस्यों के एक समान सेवा शर्तों को लागू करने पर विचार करने के लिए मंत्री समूह। 20वां, भारतीय राजस्व सेवा की उपयुक्त संवर्ग संरचना तथा अन्य सहायक प्रणालियों पर विचार एवं सुझाव के लिए मंत्री समूह। 21वां, भारत संचार निगम लिमिटेड तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का पुनर्जीवित करने की संबंधी मामलों को देखने के लिए मंत्री समूह। 2013 में निम्नलिखित 6 शक्तियां संपन्न मंत्री समूह यानी एम्पावर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कार्यरत थे। पहला,
सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयर मूल्य पट्टी तथा उनकी बिक्री के अंतिम मूल्य के निर्धारण के लिए शक्ति संपन्न मंत्री समूह। दूसरा, गैस के मूल्य निर्धारण तथा गैस के व्यावसायिक उपयोग पर विचार के लिए शक्ति संपन्न मंत्री समूह। तीसरा, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के लिए शक्ति संपन्न मंत्री समूह। चौथा, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी MRTS के लिए शक्ति संपन्न मंत्री समूह। पांचवा, स्पेक्ट्रम खाली करने यानी वैक्सीनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम तथा 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए 22 सेवा क्षेत्रों में अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस प्रदान करने तथा 2G ब्रांड से में स्पेक्ट्रम आवंटन के मामलों देखने के लिए शक्ति संपन्न मंत्री समूह। छठा, सूखे ड्राफ्ट पर यानी शक्ति संपन्न मंत्री समूह। द्वितीयक, प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 से 2009 में मंत्री समूह के कामकाज पर निम्नलिखित टिप्पणियां दी और अनुशंसाएं की। पहला, आयोग की राय में बड़ी संख्या में मंत्री समूह के गठन से अनेक मंत्री समूह अपने निर्धारित कार्य पूर्ण करने के लिए नियमित रूप से एकत्रित नहीं हो पाते हैं, जिससे कई बड़े मामलों में काफ़ी विलंब हो जाता है। दूसरा, आयोग ने अनुभव किया कि मंत्री समूहों की संख्या के बीच चयनात्मक उपयोग यानी सेलेक्टिव यूज़ से उनके बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, विशेषकर तब जब उन्हें मंत्रिमंडल की ओर से एक निर्णय तक पहुंचने की शक्ति प्राप्त हो और अपने कार्य को तय करने की समय सीमा में पूर्ण करने के लिए। तीसरा, आयोग ने अनुशंसा की कि इस बारे में सुनिश्चित हो लेने में आवश्यकता हो कि मंत्री समूह में विद्यमान समन्वय प्रणाली प्रभावी ढंग से कार्य करती है तथा उससे मुद्दों में शीघ्र समाधान में सहायता मिलती है। चयनात्मक लेकिन प्रभावकारी उपयोग साथ ही स्पष्ट आदेश तथा निर्धारित समय सीमा के रहते ही मंत्री समूहों का लाभ उठाया जा सकता है। GOM तथा EGOM की समाप्ति। अतीत से अलग हटकर कार्य करने को संकेत करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने 31 मई 2014 को सभी मंत्री समूह यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर तथा शक्ति संपन्न मंत्री समूह यानी एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की अधिक जवाबदेही एवं सशक्तिकरण के लिए समाप्ति की घोषणा की। पूर्ववर्ती UPA सरकार द्वारा 9 EGOM तथा 21 GOM की स्थापना विभिन्न मामलों पर निर्णय लेने के लिए की थी, जैसे भ्रष्टाचार, अंतर्राज्य जल विवाद, प्रशासनिक सुधार एवं दूरसंचार के मूल निर्धारण आदि। इन विषयों को मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत करने के पहले इन समूहों में इन पर चर्चा करके निर्णय लिया जाता था। UPA सेकंड के दौरान 27 मंत्री समूह तथा 24 शक्ति संपन्न मंत्री समूह गठित किए गए थे, जिनमें से अधिकांश के अध्यक्ष रक्षा मंत्री AK एंथोनी बनाए गए थे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति मंत्रालय में और विभागों को सशक्त और सक्षम बनाने की दिशा में इससे पहला बड़ा कदम बताया गया। अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभागों का आवंटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों उनके अधिकार क्षेत्र में होंगे। EGOMS तथा GOMS के स्तर में जो वो मामले लंबित होंगे उनका निपटारा अब मंत्रालय और विभागों द्वारा किया जाएगा। इससे निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी और व्यवस्था में जवाबदेही भी बढ़ेगी। अब कभी मंत्रालय के समक्ष कठिनाइयाँ प्रस्तुत होंगी तो मंत्रिमंडल, सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय निर्णय प्रक्रिया में सहयोग देंगे। विज्ञप्ति में कहा गया, यह घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 10 सूत्रीय एजेंडा की शुरुआत करने के लिए 2 दिन बाद हुई, जब उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि वे उन मुद्दों की सूची बनाएं जिन्हें पहले 100 दिनों के अंदर हाथ में लेना चाहते हैं। इस मामले में पूरा ध्यान कार्यकुशलता, डिलीवरी प्रणाली तथा कार्यान्वयन पर होना चाहिए। पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रवक्ता मानसी तिवारी ने कहा कि GOMS तथा EGOMS विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े मामलों के निर्वहन के लिए एकल खिड़की निस्तारण के दौर पर शुरू कर रहे थे। अनौपचारिक मंत्री समूह स्थगित।
अप्रैल 2013 में कहा गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे गए प्रस्तावों में परिणामस्वरूप कम से कम 16 अनौपचारिक मंत्री समूह बन गए। एक बार जब अनौपचारिक समूह अपनी सहमति दे देता है तो प्रस्ताव मंत्रिमंडल में बिना अधिक चर्चा के पारित हो जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के चयन से लेकर इंटरनेट गवर्नेंस के लिए दिशा निर्देश जारी करने जैसे मामलों तक अनौपचारिक मंत्री समूह ही नया मंत्रिमंडल है। यह अभिशासन की इस पद्धति को छोड़ने जैसा है जिसके तहत मोदी सरकार ने शुरुआत में ही शक्ति संपन्न मंत्री समूहों तथा 21 मंत्री समूहों को समाप्त कर दिया था। सरकार के आंतरिक सूत्रों का कहना है कि इन अनौपचारिक मंत्री समूहों के दौरान असली अध्यक्ष वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं। इससे पहले एक प्रारूप कैबिनेट नोट से संबंधित मंत्रालय में प्रस्तावित किया जाता था, पर प्रधानमंत्री कार्यालय की सहमति की प्रतीक्षा करना पड़ती थी। यदि प्रधानमंत्री कार्यालय इनमें इसके कोई परिवर्तन चाहता है तो पहले परिवर्तित कर इसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता था, इसके पहले कि उसे मंत्रिमंडल में प्रस्तुत किया जाए। प्रधानमंत्री नीतिगत निर्णयों की विशेषताओं और उससे जुड़े प्रत्येक विवरण के लिए रखते हैं, लेकिन ये बातें भी समझते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस चीज़ में संलग्न नहीं कर सकता क्योंकि अभिशासन में नीति सी है। इसलिए ऐसे अनौपचारिक समूहों के पीछे विचार यह था कि विषय पर गुणवत्तापूर्ण चर्चा की जाए और इसके पहले कि मंत्रिमंडल में निर्णय के लिए लाया जाए, सूत्रों का कहना है। लेकिन मंत्रिमंडल के कुछ लोगों का विश्वास है कि कार्यशैली में एक परिवर्तन का कारण है मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले में अभियुक्त बनाया जाना, क्योंकि उन्होंने फाइलों का स्वयं का निस्तारण किया था। इसके अलावा निम्नलिखित नियमों में एक अनौपचारिक समूहों का आहत किया गया कि किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन, इंटरनेट गवर्नेंस के लिए दिशा निर्देश, बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम में संशोधन तथा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स विधेयक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।